तो अब हम बात करते हैं यार इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो कौन कौन से यहाँ पे एमसीक्यूज न्यूज़ में रहे थे इन मार्च 2025। मतलब मार्च 2025 में हम एमसीक्यूज कवर करेंगे ऐसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक जो कि न्यूज़ में रहे थे। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है चीज़ों को याद करने का एमसीक्यूज, उसी से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिलोय। गिलोय की बात करनी है। टिनोस्पोरा कॉर्डिनिफोलिया जिसको हम बोलते हैं गिलोय, है ना, एक तरह से ड्रामेटिक इंक्रीज देखने को मिला है इसके अंदर रिसर्च में, बिकॉज है ना इसके अंदर पोस्ट कोविड एरा में एक इम्यून बूस्टिंग एंड एंटीवायरल एंड एडेप्टिव प्रॉपर्टीज देखने को मिला है जो गिलोय है उसके अंदर, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका इसी रिसर्च न्यूज़ में था, इसीलिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। सो इट इज़ अ नेटिव ट्रॉपिकल प्लांट ऑफ इंडिया नोन फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी इन आयुर्वेदा। बिल्कुल सही बात है यार, इसका एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है आयुर्वेदा के अंदर, इसकी वजह से इसको जाना जाता है। इसमें इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टी है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। ओके, so first statement is correct. It contain bioactive compounds such as alkaloids, steroids and glycosides। बिल्कुल यार, इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, स्टेरॉइड जो कि पेन से मुफ्त पड़ते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, है ना, एंड इसके रूट्स में पाया जाता है, स्टेम्स में पाया जाता है, वूल प्लांट में, तो इसका पूरा प्लांट जो है वो यहाँ पे यूजफुल है। सो दिस इज करेक्ट। गिलोय इज प्राइमरली कल्टिवेटेड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। भाई गिलोय जो है वो फ्लैट प्लेन्स में यहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है ना, सेमी एरिड रीजन्स में, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल एंड यूपी एंड नॉट इन दी कोस्टल रीजन। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट जगह A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द घड़ियाल। घड़ियाल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट। इट इज़ क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट, कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है यार, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इसका डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, इसका पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला बिकॉज ऑफ द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, है ना, जो फिश जो खाते थे ये उसको कम देखने की वजह से ये भी डेथ हो गया, इलीगल पोचिंग की वजह से कम हो गया, सो इसीलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है घड़ियाल्स। घड़ियाल्स एंड क्रोकोडाइल्स आर डिफरेंट यार, याद रखना। एंड इट इज लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। नो, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल नंबर 1 में लिस्टेड है। शेड्यूल नंबर 1 मतलब इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन मिला गया है। ऑल द स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल मेनली प्रे ऑन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स में प्रे करते हैं? देखो, अनलाइक क्रोकोडाइल्स जो घड़ियाल्स हैं दे फीड ऑन वार्म ब्लडेड स्पीसीज, है ना, जो क्रोकोडाइल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज को खाते हैं, लाइक फिशेस को, है ना, बट जो घड़ियाल्स हैं वो वार्म ब्लडेड स्पीसीज को खाते हैं। दिस इज इनकरेक्ट, ये ऑल बोल दे रहा है ना, इसलिए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यार? विद रेफरेंस टू नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लाइज इन 2003 अंडर द नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1900 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। बिल्कुल सही बात है, 2003 में बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, किसको? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को। स्टैंडिंग कमेटी कंप्राइज ऑफ अ चेयरपर्सन 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है यार, इसमें जो स्टैंडिंग कमेटी होते हैं वाइस पर्सन, इसमें वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? वाइस चेयरपर्सन इज द यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें 10 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट कौन करता है? वाइस चेयरपर्सन, एंड इसमें एक मेंबर सेक्रेटरीज होते हैं। एंड इसका फंक्शन क्या है? ये जो स्टैंडिंग कमेटी है वो रिव्यू करती है एंड अप्रूव करती है, फिर रिजेक्ट करती है जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड प्रपोजल्स हैं उनको। ओके, एंड अगर हमको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है अप्रूवल के लिए क्या चाहिए भाई? एक हमारे पास किसी किसी चीज़ के अप्रूवल के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें तो किसी भी टूरिस्ट लॉज को बनाना है, कंस्ट्रक्शन फॉर टूरिस्ट लॉज, या फिर प्रोटेक्टेड एरिया के बाउंड्रीज को अल्टर करना है, तो इसके यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत पड़ती है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का, है ना। डिस्ट्रक्शन या फिर डाइवर्जन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की जरूरत पड़, है ना, उसके लिए अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। डिनोटिफिकेशन ऑफ अ टाइगर रिजर्व, उसके लिए जरूरत पड़ती है इसका अप्रूवल। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा C। क्वेश्चन 4 विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर डॉल्फिन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द इंडस रिवर सिस्टम इन पाकिस्तान। जो इंडस रिवर डॉल्फिन है उसी पर सिर्फ पाकिस्तान के इंडस रिवर सिस्टम में पाया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? हाँ, गलत है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये जो इंडस रिवर डॉल्फिन है
वो इंडियन मतलब इंडस रिवर सिस्टम पाकिस्तान में तो पाया जाता है मेनली, बट स्मॉल पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के बियास रिवर में भी पाया जाता है। इंडिया के जो बियास रिवर है वहाँ भी पाया जाता है, इंडस रिवर सिस्टम के अंदर ही पाया जाता है मेनली, बट नॉट एक्सक्लूसिवली यार। इट इज़ लिस्टेड एज इंडेंजर्ड ऑन दी IUCN रेड लिस्ट। बिल्कुल यार, जो कोई भी स्पीसीज न्यूज़ में है तो उसके हमारे पास रिलेटेड IUCN स्टेटस क्या है ये हमको पता होना चाहिए। जैसे हमने घड़ियाल की बात करी, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, उसी प्रकार का इंडस रिवर डॉल्फिन जो है वो एंडेंजर्ड है। एंड ये शेड्यूल 1 में आता है ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, है ना, 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका शेड्यूल 1 में आता है। एंड साइट्स का ये अपेंडिक्स 1 में आता है, तो इसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन स्टेटस हमेशा हमको पता होना चाहिए। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब। बिल्कुल सही बात है यार, ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल है पंजाब का, इसीलिए न्यूज़ में था, और न्यूज़ में तो हमेशा रहता है ये, है ना। तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, B 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेलिस लाइन इन बायोजियोग्राफी। जो वेलिस लाइन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है बायोजियोग्राफी के अंदर। तो वेलिस लाइन है भाई, ये वेलिस लाइन न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज ये जो क्रूशियल कॉन्सेप्ट है कि हमको जो स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन द स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमको कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में रहता है। ठीक है, सो इट सेपरेट व्हाट, इट सेपरेट डिस्टिंक्ट फ्यूनल, है ना, फॉनल स्पीसीज ऑफ एशिया एंड वेलिसिया। वेलिसिया मतलब क्या, किसको बोल रहे हैं हम, वेलिसिया जो है अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने यहाँ पे, है ना, इसको लाइन को डिसाइड किया था। एंड ये जो वेलिसिया है, वेलिसिया मतलब एशिया और जो ट्रांजिशनल जोन है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का, है ना, जो ट्रांजिशन जोन है उसके बीच में एक डिस्टिंक्ट बायोजियोग्राफिक रीजन है जिसको, है ना, इमेजिनरी लाइन से सेपरेट करता है ना। ये सपोज करो इंडिया होगा, ये इंडोनेशिया वाला रीजन है, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया होगा जिसको एक वेलिस लाइन बोलते हैं। सो इसके इट इज़ अ सेपरेट डिस्टिंक्ट फ्यूनल रीजन ऑफ द एशिया एंड वेलिसिया। वेलिस लाइन में एशिया ये है, वेलिसिया इधर वाला रीजन है, तो इसके बीच में एक ऐसा जोन है जहाँ पे क्या मिलता है, डिस्टिंक्ट स्पीसीज और फॉरेन स्पीसीज देखने को मिलते हैं, है ना। एंड इट रन्स थ्रू दी बाली एंड लैम्बॉक रीजन में, जो लैम्बॉक स्ट्रीट है वहाँ से जाता है भाई, बर्नियो एंड साल्वेसी के अंदर है। एंड जो मिंदनोआ आइलैंड्स है फिलीपींस के अंदर वहाँ पे भी ये रन करता है। तो यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट फॉरेन स्पीसीज देखने को मिलता है, इसीलिए न्यूज़ में रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गम अरेबिक। हमको गम अरेबिक के बारे में पूछा जा रहा है। करेक्ट, गम अरेबिक क्या है भाई, इट इज द नेचुरल गम ऑब्टेन फ्रॉम द सैप ऑफ द एशिया ट्री, सॉरी अकेशिया ट्री के यहाँ पे ये गम से मिलता है क्या, बिल्कुल एक नेचुरल गम है जिसके सैप से मिलता है ना। सूडान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गम अरेबिक इन द वर्ल्ड। यार बिल्कुल सही बात है ना। अराउंड 70 to 80% जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो कौन करता है भाई, सूडान करता है, इसीलिए न्यूज़ में आता है गम अरेबिक के रेफरेंस में सूडान। इट इज़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन फूड इंडस्ट्री एज अ थिकनिंग एजेंट। ना भाई ना, एक्सक्लूसिवली वर्ड जो है यहाँ पे इसको गलत बना दे रहा है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ जो है इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, फूड इंडस्ट्री के अंदर, इसके साथ साथ ये जो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। गम अरेबिक हैज़ बीन क्लासिफाइड एज अ क्रिटिकल एग्रीकल्चर कमोडिटी बाय द FAO। बिल्कुल, जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने गम अरेबिक को एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी बनाया बिकॉज इसका एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 and 4, आंसर क्या हो जाएगा, B। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, विद रेफरेंस टू दी कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, है ना, CAF एक्ट की बात करें, जो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है, फंड एक्ट है, जो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। The Act provide for the establishment of both National Compensatory Afforestation Fund and the State Compensatory Afforestation Fund। ये जो Compensatory Afforestation Fund Act है, क्या यही कैंपा बनाता है ना। कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड जो है ना, ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा था बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिस्पॉन्स, जो उत्तराखंड चीफ सेक्रेटरी था उन्होंने जो एलिगेशन लगाया था कि इसने जो कैंपा फंड के मिसयूज़ था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो रिस्पॉन्स दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था, इसलिए हमसे कैंपा फंड के बारे में पूछा जा रहा है। जो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है।
तो क्या ये प्रोवाइड करता है भाई नेशनल लेवल पे नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाने के लिए और स्टेट लेवल में स्टेट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाने के लिए? बिल्कुल सही बात है। द फंड अंडर कैंपा लैप्सेबल एंड डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट। क्या ये लैप्सेबल होते हैं यार? यहाँ पे नो, दिस फंड्स आर नॉन लैप्सेबल एंड दे अर्न रिटर्न ऑल्सो। और अर्न इंटरेस्ट। ओके, किस रेट पे ये इंटरेस्ट होता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है। ये फंड का पर्पस क्या है भाई? एक तरह से कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, मतलब जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है ना, उसके लिए सपोज कर कोई फैक्ट्री ने क्या किया, कहीं पे जंगल काटा तो वहाँ पे उसको कुछ पैसा देना पड़ता है, उसको वो पैसा कहाँ आता है? कैंपा फंड में आता है। इसी कैंपा फंड से फॉरेस्टेशन को है ना एफॉरेस्टेशन किया जाता है, कहीं और पेड़ लगाया जाता है, एनरिच किया जाता है बायोडाइवर्सिटी को, इम्प्रूव किया जाता है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को। तो ये इसका पर्पस है कैंपा का। The primary objective of the act is to compensate foreign forest land diverted for non-forest use। बिल्कुल यार, जो फॉरेस्ट लैंड जो कि नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए जो डाइवर्ट किया गया है उसको यहाँ पे रिस्टोर करना इसका एम है, उसको यहाँ पे कंपेंसेट करना इसका एम है। जो कैंपा फंड है उसका, है ना, जो ये एक्ट है उसका भी कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट है उसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लॉस एंड डैमेज फंड। हमको किसके बारे में पूछा जा रहा है? लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में पूछा जा रहा है। लॉस एंड डैमेज फंड न्यूज़ में क्यों रहा था? बिकॉज यूएस जो था वो बोर्ड जो है लॉस एंड डैमेज फंड का, वहाँ से यूएस ने विड्रॉ कर लिया अपने आप को, इसीलिए न्यूज़ में था। जो चीज़ न्यूज़ में रहती है वही हमसे उसमें पूछा जा सकता है। इट वॉज एस्टेब्लाइज्ड एट द UNFCCC कॉन्फ्रेंस 2000 एंड मतलब COP27 जो है स्पेन में जो हुआ था, वहाँ पे ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है वो लिया गया था ना भाई ना। जो 2022 के अंदर UNFCCC की जो मीटिंग हुई थी COP27, जो कि कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट के अंदर। जो कि कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट के अंदर। वहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड को अनाउंस किया गया था। ठीक है, सो इट इज़ नॉट इन द COP27, इट इज़ इन इट इज़ इन COP27 बट इट डजंट हेल्ड ऑन स्पेन। यार ये स्पेन में नहीं, इजिप्ट में हुआ था। So first is incorrect. It aimed to provide financial assistance to nation most vulnerable and impacted by the effect of climate change। बिल्कुल यार, ये क्या करता है? ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो लॉस एंड डैमेज फंड है, जो मोस्ट वल्नरेबल नेशंस हैं, जिनके पास पैसा नहीं है कि वो इन्वायरमेंट पे खर्चा कर सके, क्लाइमेट चेंज को क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सके, उनको ये पैसा देता है जो लॉस एंड डैमेज फंड है वो। सो दिस इज करेक्ट यार, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। हमको बात किसकी करनी है? नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। इनमें से किस किस का हम एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं बायोफ्यूल बनाने के लिए? तो भाई कसावा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। डैमेज व्हीट ग्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। रॉ मटेरियल, ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राउंड नट सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ग्राउंड नट सीड, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है हमारे पास, क्या पूछा जा रहा है? रॉ मटेरियल फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन में एग्रीकल्चर वेस्ट आते हैं, सेकेंड जनरेशन में नॉन एडिबल ऑयल सीड्स आते हैं, सेकेंड जनरेशन में यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड नट आता है। फर्स्ट जनरेशन की बात है, रॉ मटेरियल मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट जनरेशन यार। सो हॉर्स ग्राम आता है क्या? हॉर्स ग्राम जो है वो भी है क्या? नो। रोटिन पोटैटो, यस, रोटिन पोटैटोज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं हम, है ना, रोटिन पोटैटोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर बीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, ये शुगर बेस्ड क्रॉप हो गया। स्टार्ची क्रॉप, ऑयल सीड्स का, ग्राउंड नट सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ग्राउंड नट सीड जो है ना, ग्राउंड नट सीड्स की बात करें तो ग्राउंड नट सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। हॉर्स ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझ यहाँ फर्स्ट जनरेशन प्लस सेकेंड जनरेशन, इसको हम बायोफ्यूल्स के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। इसको देखो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल ने यहाँ पे इसको डिवाइड किया, बेसिक बायोफ्यूल्स और एडवांस बायोफ्यूल्स। जो सेकेंड एंड थर्ड हैं वो एडवांस वाले हैं, है ना, और ये जो है फर्स्ट जनरेशन वो बेसिक वाले हैं, है ना। तो इनमें से रॉ मटेरियल परमिटेड फॉर द बायोफ्यूल प्रोडक्शन में यहाँ पे कौन कौन आता है यार? हॉर्स ग्राम आ सकता है, बिल्कुल हॉर्स ग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्राउंड नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? D, ठीक है। और हम बात करें सेकेंड जनरेशन में तो उसमें एग्रीकल्चर वेस्ट आता है, म्युनिसिपल वेस्ट,
नॉन एडिबल ऑयल देखो, ये तो एडिबल आ गया ना, तो एडिबल ऑयल्स भी यहाँ पे आते हैं यार। यहाँ पे एडिबल्स आर और पार्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। स्टार्ची क्रॉप जिसमें कसावा आ गया, शुगर बेस्ड क्रॉप लाइक यहाँ पे शुगर बीट हो गया, है ना। नॉन यहाँ पे नॉन एडिबल ऑयल सीड्स आते हैं, ऑयल सीड्स लाइक जट्रोपा। तो जट्रोपा जो है एंड पॉनगेमिया जो है, जट्रोपा एंड पॉनगेमिया जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन दोनों में आता है। एंड यहाँ पे यूज्ड कुकिंग ऑयल भी आ सकता है, यूज्ड कुकिंग ऑयल एंड एनिमल फैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं थर्ड सेकेंड जनरेशन वाले। थर्ड जनरेशन में यहाँ पे क्या आता है भाई, माइक्रो एल्गी एंड साइनोबैक्टीरियाज। एल्गी प्रोड्यूस जो है हाई लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस करते हैं, तो एल्गी की बात कर सकते हैं थर्ड जनरेशन में, साइनोबैक्टीरियाज की बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यार, विथ रेफरेंस टू माधव नेशनल पार्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। माधव नेशनल पार्क के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड हैज अबाउट और हैज बिकेम 58 नेशनल टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, न्यूज़ में था भाई। जो माधव नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, वो 58 टाइगर रिजर्व बना है। एंड ये 9 टाइगर रिजर्व है इन द स्टेट, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर ही यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हैं यार, बिल्कुल सही बात है। माधव सागर नेशनल और माधव सागर लोकेटेड विद इन द पार्क इज़ अ रामसर साइट। जो माधव नेशनल पार्क है इसके अंदर माधव सागर है, वो एक रामसर साइट है क्या? नो, इसके अंदर जो लेक है रामसर साइट की बात करें, माधव सागर जो है एक रामसर साइट नहीं है। इस नेशनल पार्क के अंदर, माधव नेशनल पार्क के अंदर एक साखिया लेक, साखिया सागर है। ये साखिया सागर जो है एक रामसर साइट है ना, जो कि 2022 के अंदर बनाया गया था, साखिया सागर यहाँ पे। एंड इस नदी देखो, जो है माधव नेशनल पार्क से कौन कौन सी नदी जाती है भाई, मैनियर नदी जाती है एंड सिंध रिवर जाता है यहाँ से। एंड यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो जो वेटलैंड है यहाँ पे, इसको रामसर साइट क्यों नहीं बोला, बिकॉज रामसर साइट रिफर्स टू ऐसे साइट जो कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में यहाँ पे एनलिस्टेड हैं। तो ये नहीं है एनलिस्टेड, इसीलिए ये रामसर साइट नहीं है। जो यहाँ पे माधव सागर जो है इसके अंदर, उसमें वो नहीं है। इसके अंदर एक माधव सागर है, इसके अंदर एक साखिया सागर है, और साखिया सागर एक जो है वो रामसर साइट है इसके अंदर। तो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा A1 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या यार, क्वेश्चन नंबर 11 है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, जिसको हम STR बोलते हैं, इज वन ऑफ द 4 नोटिफाइड रिजर्व इन इंडिया दैट डज नॉट हैव अ सिंगल टाइगर। एक ऐसे टाइगर रिजर्व में है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, जो कि न्यूज़ में था, उड़ीसा के अंदर है ये। इसमें डिस्प्लेसमेंट के थ्रेट्स देखने को मिले हैं। जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है उसने फिर इंट्रोड्यूस करने की बात की है यहाँ पे टाइगर, बिकॉज इसमें क्या है, कोई भी टाइगर नहीं है ऐसा बोल के यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया था, नोटिफाई किया गया था। तो ऐसे टाइगर रिजर्व में से कोई टाइगर नहीं है ऐसा बोला गया था। सो ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है, जो कि न्यूज़ में था भाई, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, इट इज लोकेटेड इन ओडिशा यार। ठीक है, सतकोशिया गॉर्ज के पास है ना, इन दी बाइसिपली सेंचुरी। ठीक है, जो सतकोशिया गॉर्ज है, ये सतकोशिया गॉर्ज यहाँ पे कौन सी नदी बनाती है, सतकोशिया जो गॉर्ज है इट इज़ फॉर्म बाय महानदी रिवर। ठीक है, महानदी रिवर जो है ये सतकोशिया गॉर्ज बनाती है, और उसी के अंदर यहाँ पे ये है। ठीक है, एंड 2022 के अंदर ये इसको बोला गया था कि एक ऐसा टाइगर रिजर्व है, उसमें सेंसस में बताया गया कि इसमें कोई भी टाइगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है विथ रेफरेंस टू कसावा। अभी हमने बताया कि कसावा एक स्टार्ची क्रॉप है जो कि बायोफ्यूल जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कसावा के बारे में। इट इज़ अ ड्रॉट रेसिस्टेंट रूट क्रॉप नेटिव टू अफ्रीका। कसावा जो है न्यूज़ में क्यों था भाई, बिकॉज कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर इंडिजिनस फार्मिंग ट्रेडिशंस में स्टडी के अंदर, उनकी स्टडी के अंदर बताया गया कि ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं यार इन मेंटेनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो कसावा है अब उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसीलिए न्यूज़ में थे, इसलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या जो कसावा है वो ड्रॉट रेसिस्टेंस होता है? ना भाई ना, सही बिल्कुल। एक तरह से आप इसको बोल सकते हो कि एक वुडी है, सेमी वुडी प्लांट है, बट इट इज़ नॉट नेटिव टू व्हाट, है ना, इट इज़ नॉट नेटिव टू व्हाट, इट इज़ नॉट नेटिव टू अफ्रीका यार, इट इज़ नेटिव टू द साउथ अमेरिका। ओके, यानी क्या ड्रॉट रेसिस्टेंट होता है? गलत, सेमी वुडी ट्री है ना। एंड
सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द नेशनल पॉल्यूशन बायोफ्यूल 2018 अलाउज कसावा टू यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है ना। नेशनल पॉल्यूशन बायोफ्यूल ने बोला कि आप कसावा का इस्तेमाल कर सकते हो, किस चीज़ के लिए, बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए, और उसको हम बाद में ब्लेंड भी कर सकते हैं इथेनॉल के साथ, है ना। सो रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे देखने को मिलता है, कसावा का। यहाँ पे कसावा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज नाइजीरिया। कसावा इज रिच इन प्रोटीन एंड एसेंशियल अमीनो एसिड। देखो भाई, ये स्टार्च रिच फूड है, ये स्टार्च के अंदर रिच होता है, नॉट इन वाइटामिन और प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे वाइटामिन अच्छे खासे होते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, ये कार्बोहाइड्रेट एंड वाइटामिन ज़्यादा होता है, नॉट अमीनो एसिड और प्रोटीन यार। तो करेक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। देखो 2025 के मार्च में यहाँ पे न्यूज़ ये है, बिकॉज हमारे पास जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 था, उसमें 13 ऑफ दी वर्ल्ड टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ जो हैं वो इंडिया के हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 13 दुनिया के सबसे प्रदूषित जो शहर हैं उसमें से ऊपर के 20 जो सबसे प्रदूषित शहर, इसमें 13 भारत से हैं, इसीलिए न्यूज़ में था। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या इंडिया सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है? नो, इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री यार, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, है ना। बायनीहाट, अ सिटी ऑन द बॉर्डर ऑफ असम एंड मेघालय, एमर्ज इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। बिल्कुल, असम मेघालय के बॉर्डर में है एक सिटी है, इसको बोलते हैं बायनीहाट सिटी। वो वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के की लिस्ट में यहाँ पे आया है, ये बायनीहाट जो है ना, ये रिपोर्ट ने बताया है। एंड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी की बात करें तो दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में हमारे पास कौन आता है? बायनीहाट, ओके। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। इनमें से किसको मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं? तो भाई पार्टिकुलेट मैटर जो है, PM जो है वो कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स में PM आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है। यहाँ पे हम 8 मेन चीज़ें जो कि हम बात करते हैं, है ना। पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ लीड एंड इसके साथ ओजोन। इस 4 में से ओजोन के साथ यहाँ पे हम एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे है। सो ये सब क्या है भाई? मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। सो करेक्ट यहाँ पे चारों के चारों हो जाएंगे। ये क्या करते हैं? हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी इशूज़, कार्डियोवैस्कुलर इशूज़, है ना। इकोनॉमिक सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, है ना। हेल्थ केयर कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है, बिकॉज जो रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हैं वो हेल्थ एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं यार। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। कुछ वल्चर स्पीसीज दिए हुए हैं और इनका IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस क्या, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जो यूरेशियन ग्रिफॉन है उसका क्या स्टेटस है भाई? यूरेशियन ग्रिफॉन जो है ना, वो हमारे पास स्पॉट, देखो रिसेंटली न्यूज़ में क्या था हमारे पास, इस न्यूज़ में हमारे पास जो रामा देवा बेटा जो यहाँ पे कर्नाटका के अंदर एक लॉन्ग बिल्ड वल्चर देखने को मिला है यहाँ पे, है ना, जो कि ओनली वल्चर सेंचुरी है इंडिया के अंदर, रामा देवरा बेटा। वहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग बिल्ड वल्चर जो स्पॉट किया गया था, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? जो यूरेशियन ग्रिफॉन है उसका स्टेटस पूछा जा रहा है। तो ये हमारे पास लिस्ट कंसर्न के अंदर आता है यार। एंड स्टैंडर्ड बिल्ड वल्चर जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर आता है। दिस इज इनकरेक्ट। इजिप्शियन वल्चर जो हैं वो यहाँ पे एंडेंजर्ड का तरह आता है, बिल्कुल सही बात। तो करेक्टली मैच क्या हो जाएगा? करेक्टली मैच हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंडियन वल्चर्स किस में आते हैं भाई? इंडियन वल्चर्स जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है,
कांगेर वैली नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई? कांगेर वैली जो नेशनल पार्क है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है ना। कांगेर वैली नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। क्योंकि इंडिया हैज़ एडेड 6 प्रॉपर्टीज है ना टू दी टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस, जिसके अंदर यहाँ पे ये भी इंक्लूडेड है, जिसमें कांगर वैली नेशनल पार्क आता है जो छत्तीसगढ़ में है। मधुमल मेगालिथिक मैनहीर जो कि तेलंगाना में है, उसको ऐड किया गया था, ये भी न्यूज़ में था भाई। मेगालिथिक मधुमल मेगालिथिक मैनहीर ये न्यूज़ में था। अशोकन एडिट्स कुछ यहाँ पे न्यूज़ में थे, है ना। इनको टेंटेटिव लिस्ट में ऐड करने की बात की थी। 64 योगिनी टेम्पल को यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट के अंदर। कुछ गुप्तास टेम्पल को यहाँ पे ऐड किया गया था, है ना। एंड पैलेस फोर्ट्रेसेस ऑफ दी बुंदेलास जो है उत्तर प्रदेश रीजन, बिहार रीजन में, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश रीजन में, उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। मैनग्रोव्स कैन सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम हॉस्टाइल इन्वायरमेंट सच एज हाई सॉल्ट एंड लो ऑक्सीजन कंडीशन। बिल्कुल सही बात है यार। मैनग्रोव्स जो हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में क्या था, बिकॉज जो हमारे पास तमिलनाडु के अंदर मैनग्रोव्स कवर डबल हो गया भाई 2021 से लेकर 2024 तक, बिकॉज ऑफ द न्यू प्लांटेशन एंड प्रिजर्वेशन। इसकी वजह से ये न्यूज़ में था, इसलिए हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तमिलनाडु के अंदर डबल हुआ था। मैनग्रोव्स जो है वो हाई सॉल्ट एंड लो ऑक्सीजन कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स जिसको हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, जो कि ऊपर की तरफ जाते हैं भाई। एंड इसमें वीवी पेरी देखने को मिलता है, जो सीड होते हैं ना, पानी में गिरने से पहले यहाँ पे लीव्स में यहाँ पे जर्मिनेट कर जाते हैं। मैनग्रोव सीड्स जर्मिनेट वाइल अटैच टू द पेरेंट ट्री। बिल्कुल सही बात है, इसको वीवी पेरी बोलते हैं। न्यूमेटोफोर्स की वजह से हाई सॉल्ट एंड लो ऑक्सीजन कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। द सुंदरवन इन द वेस्टर्न घाट इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव रीजन इन द वर्ल्ड एंड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। का ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बिल्कुल सही बात है कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैनग्रोव सिस्टम है एंड ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यार। हाँ, सुंदरबन वेस्ट बंगाल इज लार्जेस्ट मैनग्रोव रीजन इन द वर्ल्ड एंड इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बिल्कुल करेक्ट, हमसे पूछा है करेक्ट जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद रेफरेंस टू ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस, हमको ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा जा रहा है ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में। इन इंडिया दे आर ओनली फाउंड इन असम। जो ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस है ना, जो आज देट आर दी लार्जेस्ट राइनोसोरस स्पीसीज, जो कि सिर्फ और सिर्फ असम में पाए जाते हैं भाई। नो, ये असम के साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी पाए जाते हैं, यूपी में भी पाए जाते हैं। दे आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन दी IUCN रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज। देखो भाई, ये वल्नरेबल के अंदर लिस्टेड हैं एंड साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 1 में है। एंड वाइल्ड साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में होने का मतलब क्या है कि इनमें ये थ्रेटेंड स्पीसीज जो कि ख़त्म होने के कगार में है, सो इनमें ट्रेड करना इज ओनली परमिटेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज। सो करेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद रेफरेंस टू दी कराकल कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। कराकल के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। कराकल इज व्हाट, जो कि बहुत बार न्यूज़ में देखने को मिलता है यार, ये नॉक्टर्नल कैट है। नॉक्टर्नल कैट स्पीसीज है, रात में चलने वाला कैट स्पीसीज है। नॉक्टर्नल कैट स्पीसीज को हम कराकल बोलते हैं, है ना। एंड इसके पॉइंटी ईयर्स होते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसको नाम मिला है। ये नाम जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पूछा जाता है। इन इंडिया दे आर नाउ ओनली फाउंड इन दी प्लाट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। भाई इनका अगर इसका स्ट्रेस की बात करें तो ये देखो, ये गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं मेनली। बिल्कुल सही बात है। एंड दे आर लिस्टेड एज द लिस्ट कंसर्न ऑन IUCN रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज। बिल्कुल, ये लिस्ट कंसर्न के अंदर यहाँ पे ये स्टेटस है इनका, और साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 3 दोनों में आते हैं। ओके, राजस्थान और गुजरात में ही पाए जाते हैं। इनका
डिक्लाइन देखने को मिला है यार, नॉट मोर देन 50 इनका पॉपुलेशन है वाइल्ड कैट्स का इनका, है ना। साउथ एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, बट इंडिया के अंदर ये सिर्फ राजस्थान और गुजरात में ही पाए जाते हैं। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, दोनों करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है विथ रेफरेंस टू REDD प्लस। REDD प्लस के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। REDD प्लस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। REDD प्लस के बारे में करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज़ अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। भाई REDD प्लस एक मार्केट मैकेनिज्म नहीं है भाई, इट इज़ अ नॉन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। इट इज़ अ नॉन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म जो कि UNFCCC के अंदर आता है, UNFCCC के अंदर आता है। इट इज एसोसिएटेड विद द पेरिस एग्रीमेंट, नॉट क्योटो प्रोटोकॉल, सो दिस इज इनकरेक्ट। It allows developing countries to receive financial incentives for forest conservation efforts। जो REDD प्लस है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये पावर देता है, ये एबिलिटी देता है कि वो क्या कर सकते हैं, रिजल्ट बेस्ड पेमेंट जो है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स में वो कर सकते हैं और वो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलता है उनको, डेवलपिंग कंट्रीज को अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स लेते हैं तो REDD प्लस में। एंड इट वाज फॉर्मलाइज्ड अंडर द वार्सो फ्रेमवर्क। बिल्कुल, जो वार्सो फ्रेमवर्क हुआ था 2023 के अंदर, 2013 के अंदर, वहाँ पे इसको क्या किया गया था, फॉर्मलाइज किया गया था, एक गाइडलाइन बनाया गया था यार रिगार्डिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन, रिगार्डिंग इट्स मॉनिटरिंग एंड रिगार्डिंग इट्स सेफ गार्ड REDD प्लस के अंदर। सो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा B, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने 2 टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट देखे यार, है ना, 2 टाइगर रिजर्व की इंपॉर्टेंट बात की, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर था। कांगड़ा वैली तो नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर इंपॉर्टेंट है। एंड एक टाइगर रिजर्व है सातकोशिया टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा के अंदर है ना। और एक और है माधव नेशनल पार्क की बात की, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यूज़ में रही थी, वो हमसे पूछा जा सकता है यार। तो यही तरीका होता है, बेस्ट वे टू रिमेंबर थिंग्स इज डूइंग MCQs यार, ठीक है। सो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है भाई, मुकुंदरा हिल जो है वो असम के अंदर है ना। थर्ड टाइगर रिजर्व असम के अंदर नहीं है भाई, मुकुंदरा हिल राजस्थान के अंदर है यार। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है ना। रणथंबोर एंड सरसिका टाइगर रिजर्व के बाद तीसरा टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। एंड ये विंध्यास रेंज का पार्ट है। ये चंबल रिवर यहाँ से चलती है भाई, काली सिंध और चंबल नदी जो है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से चलती है यार। चंबल रिवर भी यहाँ से जाता है एंड काली सिंध भी यहाँ से जाता है, ओके, राजस्थान के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 22 है विथ रेफरेंस टू एंथूरियम। एंथूरियम की बात करनी है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंथूरियम क्या है भाई, इट इज़ अ ट्रॉपिकल फ्लावरिंग प्लांट नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। देखो भाई, एंथूरियम एक ट्रॉपिकल क्या बोला जा रहा है, साउथ ईस्ट प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। देखो ये इट इज़ नेटिव टू अमेरिका एंड नॉट टू साउथ एशिया। साउथ ईस्ट एशिया बोल रहा है, गलत बात है यार। ये एंथूरियम एक फ्लावरिंग प्लांट है, बिल्कुल सही बात है, बट ये अमेरिका में देखने को मिलता है, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका एंड नॉट इन द साउथ ईस्ट एशिया, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंथूरियम इज लिस्टेड बाय नासा among air purifying plants due to its ability to remove हार्मफुल एयरबोर्न केमिकल्स। यार देखो नासा ने इसको इंक्लूड किया है जो एयर प्यूरीफाइंग प्लांट की लिस्ट है, बिकॉज ये क्या करता है, हवा को प्यूरीफाई करता है, जो फॉर्मेल्डिहाइड उसको रिमूव करता है, अमोनिया को रिमूव करता है, जाइलिन को रिमूव करता है, टॉलिन को रिमूव करता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो ये न्यूज़ में था यार, इसीलिए तो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। बिना कोई चीज़ जो कि न्यूज़ में ना हो उसको UPSC पूछ दे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मिजोरम होस्ट एन एनुअल फेस्टिवल टू प्रमोट द कल्टिवेशन एंड ऑर्नामेंटल वैल्यूज ऑफ एंथीरियम। मिजोरम जो है एक सेलिब्रेट करता है एंथूरियम फेस्टिवल, जिसमें जो उसका ऑर्नामेंटल वैल्यू है उसको यहाँ पे प्रमोट करता है, टूरिज्म भी प्रमोट होता है, साथ साथ उसके जो ऑर्नामेंटल वैल्यू है उसको हाईलाइट करता है। यार खूबसूरत, बहुत प्लांट भी बहुत खूबसूरत होता है और इसके साथ साथ ये एयर प्यूरीफाइंग प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। एंथूरियम इज प्राइमरली कल्टिवेटेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। ना भाई ना, भी मैंने बताया कि मिजोरम इसको सेलिब्रेट कर रहा है फेस्टिवल, तो नोटेबली मिजोरम में कल्टिवेट होता है, नॉट इन तमिलनाडु एंड केरला। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3, आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 23 है विथ रेफरेंस टू सियाथिया रोस मेलिनिसिस। सियाथिया रोस मेलिनिसिस एक बॉटनिकल नेम है, ठीक है। तो सियाथिया रोस मेलिनिसिस रिसेंटली डिस्कवर्ड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सियाथिया रोस मेलिनिसिस जो था न्यूज़ में था, रोसमाला जो
रोसमाला जो क्या है पहाड़ है रोसमाला की, वहाँ पे जो कि वेस्टर्न घाट्स में है केरला में, वहाँ पे ये हमको डिस्कवर्ड हुआ भाई। सो इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ वाटर फ्रेश वाटर एल्गी डिस्कवर्ड इन द ईस्टर्न घाट्स, नो इट इज डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट्स यार। जो वेस्टर्न घाट्स हैं केरला के अंदर, इसको डिस्कवर्ड किया गया था रोसमाला हिल्स के अंदर। इट इज़ द ओनली है ना, इट इज़ ओनली द सेकेंड नोन स्पीसीज ऑफ द जीनस सियाथिया टू बी रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल यार, पहला जो है वो सियाथिया जीनस की जो स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा रेयर है। फर्स्ट जो है वो हिमालयस में देखने को मिला, सेकंड स्पीसीज जो है वो हमको यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिला यार। एल्गी सच सियाथिया आर नॉन फोटोसिंथेटिक फाउंड ओनली इन द मराइन इन्वायरमेंट। देखो भाई, ये जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, एल्गीज जो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये फ्रेश वाटर एंड मैराइन दोनों में पाए जाते हैं। सो दिस आर नॉन फोटोसिंथेटिक, बोरा गज बात है, दिस आर फोटोसिंथेसिस यार, फोटोसिंथेसिस करके ये खाना बनाते हैं। दिस आर अमंग द फर्स्ट स्पीसीज इन द वर्ल्ड, है ना, जो कि प्लांट से पहले तो स्पीसीज आए, एल्गी आया और इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया और खाना बनाया यार। ऑटोट्रॉप्स हैं ये, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा बी टू ओनली। ना क्वेश्चन नंबर 24 है विद रेफरेंस टू ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। हमको बात किसकी करनी है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट। तो मैं हमेशा क्यों टिक करता हूँ कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, बिकॉज आपके क्या पता है एग्जामिनर वो नहीं चाहता, एग्जामिनर जो पूछा है वो चाहता है, इसीलिए हमसे करेक्ट पूछा, हमको करेक्ट बताना है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में करेक्ट बताना है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो ऋषिकोंडा बीच है, ऋषिकोंडा बीच कहाँ पे, विशाखापट्टनम के अंदर, तो जो ऋषिकोंडा बीच है वो यहाँ पे ब्लू फ्लैग टैग मिला था, इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में था। और इंडिया के अंदर ऐसे 13 बीचेस हैं जिनको क्या मिला है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। सो न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो ऋषिकोंडा है, ऋषिकोंडा बीच रिसेंटली उसको क्या मिला है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ये कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में। इट इज़ अवॉर्डेड बाय द फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन FEE। क्या इसको FEE देता है, एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, FEE जो है वो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है। एंड इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है भाई, जो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, कोपेनहेगन के अंदर। कोपेनहेगन कहाँ पे है, कोपेनहेगन कहाँ पे है, डेनमार्क में। The certification is given only to beach that are located in the marine ecosystem। ये सर्टिफिकेट है सिर्फ और सिर्फ जो मैराइन इकोसिस्टम में जो बीच होते हैं उन्हीं को देता है ना भाई ना। ये जो बीचेस हैं, है ना, वो हर जगह जो कुछ समय के लिए पॉज हो गया था भाई, कहाँ पे थे हम लोग। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन देता है, बिल्कुल सही बात है, हेडक्वार्टर कोपेनहेगन में है। एंड जो सर्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ बीचेस को नहीं भाई, मारियाना सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को भी मिलता है यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट। इंडिया के अंदर 13 बीचेस है जिनको ये मिला गया है। ग्रीन कार्बन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, मेजर कंपोनेंट 2.5 का है बिल्कुल। एंड लार्जेस्ट एमिटर ब्लैक कार्बन का कौन है भाई, चाइना है, नॉट इंडिया। एंड भांद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक के अंदर है, भांद्रा नदी यहाँ पे इससे फ्लो होता है। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मुथोडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सो ये हमने क्वेश्चंस देखे यार रिगार्डिंग दी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि मार्च 2025 में न्यूज़ में रहे थे, जिससे हमारे पास प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर की, फैक्ट्स से चीज़ों को याद करने की कोशिश की। बेस्ट वे टू रिमेंबर थिंग्स आर करंट अफेयर इज टू डू MCQs यार, बिकॉज फैक्ट्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन की चीज़ें कंपार्टमेंट में स्टोर होती है, तो आपको पता होना चाहिए कंपार्टमेंट में स्टोर करने की चीज़ों को बेस्ट तरीका होता है MCQs यार।